एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें हमें बताया जाता है कि क्या होता है एंड उसमें क्या क्या हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्गन प्लेन होता क्या है। आर्गन प्लेन is the plane having a complex number assigned to each of its point। मतलब बेसिकली अगर हम लोग सिंपल नंबर्स मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 2 या फिर वैसा है, मतलब रियल नंबर्स है, तो उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन या वैसा कुछ कहते हैं, वो आर्गन प्लेन नहीं होता है। लेकिन अगर y का वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ग्राफ में, तो वो एक आर्गन प्लेन कहलाएगा। जैसे कि हम लोग एक अगर ये बनाते हैं, अगर हम एक x और y एक्सिस बनाते हैं जिसमें ये y रहेगा, ये y डैश रहेगा, ये x रहेगा और ये x डैश रहेगा और ये ओरिजिन रहा, तो x ओ x डैश जो है ये x एक्सिस कहलाएगा और y ओ y डैश जो है ये एक y एक्सिस कहलाएगा। और इसी में अगर हम नॉर्मल 2,3 पॉइंट प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2,3, तो ये एक एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि हम लोग लेट करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, मतलब कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसमें x जो है वो रियल पार्ट होगा z का और आई वाई जो है वो मतलब बेसिकली y जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा z का, क्योंकि उसके साथ एक i है। i का वैल्यू सबको पता है कि √(-1) होता है, तो वो इमेजिनरी पार्ट हुआ। अब हम लोग जब प्लॉट करेंगे उसको ग्राफ में, तो जो भी रियल पार्ट होगा उसको हम लोग एक्स में लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस में लेंगे, और जो भी वाई होगा वो हम वाई एक्सिस में लेंगे प्लॉट करते वक्त। तो अगर ऐसे हम पी एक्स वाई लिए जिसमें एक्स आपका रियल पार्ट है और वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो एक पॉइंट ऐसे रहेगा, ये वाला, ये पॉइंट जो है ये पी एक्स कॉमा वाई है। अब अगर हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉप करें ताकि हम देख उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए ओरिजिन से, तो जो एक्स ओ ए और पी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर एक ओ ए पी को हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें पता है ओ ए एक्स है क्योंकि x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ओ पी y है बिकॉज y डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और हम मान ले रहे हैं कि ओ पी जो है वो हमारा r है। ठीक है, तो r इक्वल टू z हम ले सकते हैं, ये हम लोग लेट कर रहे हैं कि r जो है वो z का मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, फिर अगर हम लोग आर स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आर का निकाले एक्स और वाई के टर्म्स में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब हम देखते हैं कि आर को और क्या, तो आर हम बोले कि मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है आर। आर को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में लिख रहे हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर अगर हम लोग को स्क्वायर नहीं निकालना है, हम लोग को सिर्फ आर निकालना है, तो हम लोग दोनों साइड्स को ये कर देंगे, जो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बन जाएगा आर, और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग को ये भी पहले कंडीशन से पता है कि r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लिया जाएगा r का। तो मॉड z जब कर रहे हैं तो प्लस माइनस के जगह में सिर्फ प्लस रह जाएगा, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा मॉड्यूलस से, तो इसीलिए r का वैल्यू हो जाएगा आपका
इक्वल टू मॉड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 + 4i। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्स वाई ये बना देंगे एक्सेस आर्गन प्लेन, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये रहा आपका ओ। अब मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे -1 है, -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहले हमें पता है कि 2 है, ये रियल पार्ट हुआ z का और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ z का। हमने बोला कि x हम लोग ले लेते हैं रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि 2। y हम ले लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब कि 4। तो x हमें पता चल गया कि 2 है, y हमें पता चल गया 4 है, मतलब पॉइंट बन गया 2,4। तो हम ये करेंगे 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ कहीं आसपास p 2,4 आपका आएगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, -2 + 4i। यहाँ पे ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये आपका x, ये आपका y। तो आपका q ऑफ एक्स वाई, मतलब कि q ऑफ -2, 4 अगर देखा जाए तो -2 इस साइड हुआ और 4 इधर हुआ, तो ये आपका बन जाएगा q -2, 4। ठीक, फिर अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 - 4i, ये आपका x, ये आपका y। तो 2 आपका राइट हैंड साइड हुआ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका 2 - 4i फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ x एंड नेगेटिव साइड ऑफ y। तो इधर कहीं आपका होगा, ये मान लीजिए इसका पॉइंट आप r ले रहे हैं, तो r 2, -4। अब यही चीज अगर आपका क्वेश्चन होता -2 - 4i, तो -2 आपका x होता, -4 आपका y होता। तो आप अगर s के नाम से प्रिंट कर रहे हैं इसको, तो -2 - 4, मतलब यहाँ कहीं पे आपका -2 - 4 वाला पॉइंट आता। तो आई होप सबको समझ आ गया हो इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा के और आर के टर्म्स में जेड को लिखेंगे। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिखते हैं तो उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जैसे हमने जेड को x + iy के टर्म्स में लिखा था, तो और हमने ये ग्राफ बनाया था आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन जब बनाए थे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स ग्राफ, आर्गन ग्राफ, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये जब बनाए तो हमारे पास, अगर हम थीटा मान रहे हैं, मतलब हम लोग पॉजिटिव एंगल ये कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, जो आर वाला पी वाला पॉइंट से जो लाइन बना है उसके पॉइंट पी और ए के बीच में अगर हम ये कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एंगल, तो एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। उस एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेके अगर हम पी ओ और ए के बीच का ट्रायंगल ले, तो वो हम दिख रहा है हमें कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर पता चल सकता है, हाइपोटेन्यूज पता चल सकता है और बेस पता चल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला ग्राफ अगर हम देखें ओ ए पी ट्रायंगल में, तो हमारा परपेंडिकुलर ए पी है। अब ए पी जो है वो y आपका है, क्योंकि y डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो पॉइंट। जब हम बेस देखें तो हमारा o है, a है, क्योंकि x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है।
तो ओ ए जो है हमारा बेस बन गया, जो कि x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। फिर जब हम ओ पी देख रहे हैं, मतलब कि हमारा हाइपोटेन्यूज देख रहे हैं, तो आपका r डिस्टेंस है, वो हम लेट कर रहे हैं कि उसको r, हम लोग उसको एक नाम दे दिया हाइपोटेन्यूज को r। तो आपका ओ ए हो गया हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस आपका ए पी था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा ये निकालेंगे। क्यों निकालेंगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब साइन थीटा सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा आपका हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको पता है ये बात। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कि y है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि r है, तो y अपॉन r हो गया। अब अगर हमें y को साइन थीटा के टर्म्स में निकालना है या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में निकालना है, तो हम y इक्वल टू r साइन थीटा लिख सकते हैं। हमने सिंपली r को साइन थीटा के साइड लेके गया है, तो उस वजह से वो r साइन थीटा इक्वल टू y हो गया है। सेम चीज अगर हम cos थीटा निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो x अपॉन r हुआ। तो x को अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से निकालना चाहेंगे तो वो r cos थीटा हुआ। फिर इससे हमें x और y का टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मिल गया, मतलब कि x होता है आपका r cos थीटा और y होता है आपका r sin थीटा। अब हम ये दोनों लेके इस इक्वेशन पे लिखेंगे, जो कि था आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम लिखे z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो कि x का वैल्यू है, प्लस आई आर साइन थीटा, जो कि y का वैल्यू है। हमें r कॉमन दिख रहा है दोनों साइड में, तो हम लोग r कॉमन लेके कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा करके लिख दिया। अब ये जो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ये होता है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है और हम उसे कैलकुलेट करके z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म्स से अगर हम लिख दिए, तो वो आपका बन जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब थीटा। थीटा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लिए, तो जो जो भी थीटा का वैल्यू होगा वो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, ठीक। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको कह सकते हैं, क्योंकि z बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमें पता है कि हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आप cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, sin थीटा से भी थीटा निकाल सकते हैं, आप किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम tan थीटा के टर्म्स में निकालेंगे। तो tan थीटा आपको पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका y अपॉन x होता है। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा लिख सकते हैं, और y अपॉन x वैसे ही रहा। तो अगर आपको थीटा निकालना है, तो आप tan इनवर्स से ये कर देंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो गया थीटा आपका, और tan इनवर्स ऑफ y ऑफ x राइट साइड में बचा। तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x आपका निकल जाएगा। आप अगर निकाल लेंगे किसी इक्वेशन का, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का, तो उससे आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सेम चीज आप साइन थीटा और कॉस थीटा के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा आपको पता है कि y अपॉन r है, तो थीटा आपको साइन इनवर्स y अपॉन r भी हो सकता है। कॉस थीटा आपको पता है x अपॉन r है, तो थीटा आपका कॉस इनवर्स x अपॉन r भी हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि थीटा निकालने का 3 फॉर्मूला, या तो साइन इनवर्स y अपॉन r, कॉस इनवर्स x अपॉन r, या tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अब हम निकाले आर, तो हम पहले ही निकालना सीख लिए कि आर होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो अगर आप ये कर रहे हैं, क्या नाम है, आप अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं, तो आर का वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का होल रूट स्क्वायर रूट होगा आपका। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। रिप्रेजेंट z equal to 1 plus root 3 in polar form। तो हमें पता है x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू रूट 3 है, क्योंकि ये रूट 3 आई था आपका, ठीक।
फिर अब हमें ये भी पता है कि x का वैल्यू r cos थीटा होता है, y का वैल्यू √3 sin थीटा होता है। तो इससे हम r का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। r का वैल्यू जैसे पहले किया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर आपका x 1 है तो x स्क्वायर 1 हुआ, √3 है y तो आपका 3 हुआ y, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका 4 इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, तो आपका r का वैल्यू आ गया 2, क्योंकि r से पॉजिटिव रहता है इसलिए -2 डिस्कार्ड हो गया। ये निकालने के बाद अब हम फिर से cos थीटा का ये निकालेंगे। cos थीटा आपको पता है कि x अपॉन r होता है, तो x आपका हो गया 1 और r हो गया 2, तो cos थीटा हाफ, तो थीटा का जब वैल्यू आपका π/3 होता है तब आपका cos थीटा 1/2 होता है। तो आपको पता चल गया कि cos थीटा मतलब थीटा का वैल्यू आपका π/3 है। वैसे ही आप साइन थीटा के थ्रू भी निकाल सकते थे कि साइन थीटा आपका दिया हुआ मतलब हो गया √3/2, क्योंकि होता है y/r। तो जब थीटा का वैल्यू आपका π/3 है तब आपका साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होता है। तो आपको पता चल गया कि थीटा का वैल्यू π/3 है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकल गया विच इज आपका आर्ग्यूमेंट। तो आपको आपका आर्ग्यूमेंट मिल गया क्वेश्चन का, आपको आपका यहाँ के मॉड्यूलस मिल गया। तो अब आपको पता है कि z को जब पोलर फॉर्म में लिखे तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा का फॉर्म होता है। तो अब हमें पता है कि cos थीटा हम लोग के पास है, sin थीटा हमारे पास है, तो थीटा आपका यहाँ है, तो cos थीटा हमारे पास है, sin थीटा हमारे पास है, और r भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो z इज इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म में। आज के लिए बस इतना ही। अब एक और वीडियो बनेगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा डिस्कस। थैंक यू।